गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल बीपीएससी एस्पिरेंट में, जिसमें आज हम देखेंगे एडिटोरिया के शीट नंबर 1 को। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रश्न संख्या 1, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है? तो 1956 में। 1956 में। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब होता है? तो 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम क्या रहता है? तो रामजी शकपाल। रामजी शकपाल। माता का नाम क्या रहता है? तो भीमा बाई। भीमा बाई। भारतीय संविधान का निर्माता किनको बोलते हैं? तो बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति या प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष रहते हैं। पांडुलिखन समिति या मसौदा समिति का स्थापना कब होता है या गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को होता है। इसमें टोटल कितना सदस्य रहते हैं? तो 7 गो। एगो क्या रहते हैं? तो अध्यक्ष रहते हैं। इन्हीं का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब होता है? तो 1932 में होता है। किनके किनके मत? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है। इनका मृत्यु कब होता है? तो मृत्यु 1956 में होता है। 1956 में कहाँ पर होता है? तो दिल्ली में होता है। दिल्ली में होता है। समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि। आधुनिक मनु किनको कहते हैं? बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मृत्यु के समय यानी कि मृत्यु से पहले कौन सा धर्म को अपनाते हैं? तो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। कहाँ पर अपनाते हैं? तो नागपुर में। नागपुर में। इनका प्रमुख पुस्तक आप याद रखिएगा, मूकनायक। 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 हु आर क्षुद्रक, यानी कि क्षुद्रक कौन है? क्षुद्रक कौन है? इनका एक संगठन रहता है, उसका नाम क्या रहता है? बहिष्कृत हितकर्नी सभा। बहिष्कृत हितकर्नी सभा। इसका स्थापना कब करते हैं? तो 1924 में। 1924 में। बी आर अम्बेडकर जी का आत्मकथा का नाम क्या रहता है? तो बेटिंग फॉर ए वीजा। बेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद। देखिए, खिलाफत कमेटी का स्थापना कब होता है? तो 1920 में। अब देखिए, खिलाफत कमेटी का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन से है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब होता है? 1919 में। समाप्त कब होता है? तो 1924 में। 1924 में। खिलाफत आंदोलन का नेता कौन रहता है? तो अली बंधु। अली बंधु। खिलाफत आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था? तो खलीफा के पदवी के लिए दूसरा विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन चला था? तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के समय तुर्की के नेता कौन रहते हैं? तो मुस्तफा कलाम पाशा। मुस्तफा कलाम पाशा। क्वेश्चन यदि पूछेगा अंतिम अंतिम शासक कौन थे जो खलीफा का उपाधि धारण किया था? तो मुस्तफा कलाम पाशा। क्वेश्चन यदि पूछेगा प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जो खलीफा का पदवी धारण किया था? तो मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब होता है? तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किसके द्वारा होता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है। ये समाप्त कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 का असहयोग आंदोलन जो समाप्त होता है, इसका कारण क्या था? तो चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड। इसमें क्या करते हैं? 22 पुलिसकर्मियों को जला देते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड ये क्या रहता है? तो भारत का प्रथम जन आंदोलन। भारत का प्रथम जन आंदोलन। महात्मा गांधी का प्रथम असफल आंदोलन पूछेगा तो कौन होगा? तो असहयोग आंदोलन। इस समय वायसराय कौन रहता है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो एच.एस. अलकार्ड। एच.एस. अलकार्ड। जबकि बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का स्थापना कहाँ करता है? तो पुणे में। पुणे में। एनी बेसेंट कहाँ से करती है? तो मद्रास। मद्रास। सबसे प्रभावित किसका रहता है? तो एनी बेसेंट जी का रहता है। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन रहता है? तो एनी बेसेंट। ये कहाँ का मूल निवासी रहते हैं? तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना कब करता है? तो 1898 में करता है। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज वर्तमान में क्या बोलते हैं इनको? तो BHU। इसका स्थापना कब होता है? 1916 में होता है। कौन करता है? तो मदन मोहन मालवीय। होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट होता था? 1916 में। एनी बेसेंट का एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया। की पुस्तक है? तो एनी बेसेंट। नोआखाई घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? नोआखाई घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। नोआखाई वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो बांग्लादेश में। अब देखिए 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। यदि क्वेश्चन पूछेगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस पर महत्व दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ? औपचारिक रूप से पूछेगा तो 1934 में। इस समय अमेरिकन पत्रकार कौन था? तो वेब मिलर। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। इन्हीं के बीच में होता है गांधी इरविन समझौता। कब होता है? तो 1930 में होता है, दिल्ली में होता है। इसी को क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्न में से कौन नहीं है? तो पोस्ट मास्टर इसी को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन रहता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन होते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अब बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक कौन कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी। एक और याद रखिएगा, वंदे मातरम का लेखक कौन रहते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया जाता है? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। वंदे मातरम गायन में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी है ना, तो इन्हीं का एक सेनापति रहता है, उनको हम हजार दिनारी बोलते हैं या मलिक काफूर बोलते हैं। तो मलिक काफूर की सहायता से क्या करते हैं? ये दक्षिण भारत का अभियान करते हैं और दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम शासक कौन रहता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन रहता है? तो जलालुद्दीन खिलजी रहता है। उसी का ये क्या रहते हैं? तो दामाद रहते हैं, सेनापति रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है? तो बलबन के लाल महल में करवाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। ये क्या करते हैं? दाग एवं हुलिया प्रथा क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इक्तेदारी व्यवस्था ये पहले स्टार्ट कौन करते हैं? तो इल्तुतमिश स्टार्ट करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इक्तेदारी व्यवस्था को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या रहता है? तो अली गुरसाफ्त। इनका उपाधि धारण किए रहते हैं। इनका उपाधि कौन रहता है? तो द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईशानी का उपाधि धारण करते हैं। ये क्या करते हैं? तो माप तौल प्रणाली स्टार्ट करते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट करते हैं, मूल्य नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट करते हैं, चराई कर और घड़ी कर स्टार्ट करते हैं, हजार खंबा महल का निर्माण करते हैं, सीढ़ी का किला का निर्माण करते हैं, अलाई दरवाजा के निर्माण करते हैं। ये सब किनका कौन निर्माण करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल्लूरू सीताराम राजू। देखिए रंपा विद्रोह स्टार्ट कब होता है? 1922 में। समाप्त कब होता है? 1924 में। रंपा विद्रोह कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 10, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना कौन करते हैं? करम शाह के मृत्यु के बाद इनका बेटा कौन रहता है? तो टीपू मीर इसका नेतृत्व करता है। पागलपंथी आंदोलन स्टार्ट कब होता है? तो 1825 में। कहाँ पर होता है? तो असम में। देखिए असम से याद रखिएगा अहोम विद्रोह कब होता है? तो 1928 में। कहाँ पर होता है? तो असम में।
प्रश्न संख्या 11, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलुगामा पद्धति। तुलुगामा पद्धति क्या था? तो तोप सजाने का जो पद्धति था उसी को तुलगामा पद्धति कहते हैं। अब पानीपत का देखिए, पानीपत का टोटल 3 युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में होता है। और तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में होता है। पहला युद्ध किसके किसके मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। दूसरा युद्ध किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है। तीसरा युद्ध किसके बीच होता है? मराठा और अफगान शासक के मध्य होता है। प्रश्न संख्या 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश के स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मली उल सर्क। सरकी राजवंश का स्थापना कौन करता है? मली उल सर्क। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवदान प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो जोरबो संस्कृति से। आंसर क्या हो जाए? जोरबो संस्कृति। प्रश्न संख्या 14, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त का। अब देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन रहते हैं? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। प्रथम प्रतापी शासक पूछेगा तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समझे? या इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला टोटल क्या शासक हुआ था? तो 14। अंतिम शासक कौन था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो हेमू, यानी कि ये कौन नंबर का था? तो 14वें नंबर का था। अब देखिए, गुप्त वंश का देखिए भाषा पूछेगा तो इनका भाषा क्या रहता है? तो संस्कृत। गुप्त वंश के अलावा इनका भाषा संस्कृत रहता है। तो आर्य लोग का भी भाषा क्या रहता है? संस्कृत। अब देखिए, बौद्ध धर्म का भाषा पाली। जैन धर्म का भाषा क्या रहता है? तो इनका भाषा रहता है प्राकृत। सातवाहन वंश का भाषा क्या रहता है? तो प्राकृत। ये भी आप डाटा याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है, अब देखिए यदि क्वेश्चन पूछेगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो हिंद यूनानी के बाद कौन आता है? तो शक आता है। शक के बाद कौन आता है? पल्लव आता है। पल्लव के बाद कौन आता है? कुषाण। ये सब क्या है? क्रम है, भारत पर आक्रमण करने का क्रम है। देखिए, हिंद यूनानी सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन जारी करता है? तो हिंद यूनानी। सर्वाधिक यदि सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्त शासक। प्रश्न संख्या 15, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। स्तूप से याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन हुआ? तो केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में। आगे कर रहा है प्रश्न संख्या 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन आपको याद रखना है, प्रथम शासक कौन था जो खुद को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन रहता? मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न संख्या 17, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो देखिए, ये यूरोप हो गया, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। तो इसको अलग कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 18, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो गिरिपथ स्थिति कहते हैं, गिरिपथ स्थिति। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। देखिए, सौर परिवार यानी कि सौर मंडल में कौन कौन आएगा? क्षुद्र आएगा, ग्रह आएगा, धूमकेतु आएगा, सूर्य आएगा, पृथ्वी आएगा, चंद्रमा आएगा, उपग्रह आएगा और उल्का पिंड आएगा। ये सब क्या है? सौर मंडल का क्या है? तो परिवार है। देखिए, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है या प्रमुख कौन होता है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया या प्रमुख कौन होता है? तो सूर्य। सौर मंडल का आयु कितना होता है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष। जबकि यदि क्वेश्चन पूछ देगा ब्रह्मांड की आयु कितना होता है? तो 30.8 बिलियन ईयर। ठीक। प्रश्न संख्या 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 239 क्या कहता है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक। आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 98 क्या कहता है? संसदीय सचिवालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो यह कथन क्या है? तो सही है। देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। भाग 3 में चर्चा है, यह भी सही है। यदि आर्टिकल पूछता तो 12 से 35 ये सही है। अब ऑप्शन नंबर बी को अब देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो नहीं हो जाएगा, ये हो गया गलत। देखिए, मृत्यु का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। इसके अलावा यदि जीवन जीने का अधिकार रहता तो ये होता, लेकिन मृत्यु, देखिए मृत्यु आप है ना अपने मन से इच्छा से नहीं ले सकते हैं। यदि आप सुसाइड करने जा रहे हैं और सुसाइड किए या बच गए हैं तो क्या हो जाएगा? बच गए हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये तो घर से भी आपको लगेगा और सरकार के द्वारा, जैसे प्रशासन के भी द्वारा आपको लगेगा। नंबर सी को देखते हैं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो नहीं, गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से एक सही है और बी सी डी क्या है? तो गलत है। तो गलत कथन बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2021 में भारत के संविधान में होने वाले 57वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो देखिए, सब जानता है सहकारी समिति, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य का संचालन। देखिए, सहकारी समिति, इसका गठन कब होता है? तो 2011 में पूछेगा क्या संविधान संशोधन, तो 57वां संविधान संशोधन। इसका चर्चा भाग कितना में? तो 9 के ख में, 9 के ख में इसको जोड़ा गया है। 9 में, भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 के क में क्या है? तो नगर पालिका या नगर निगम। प्रश्न संख्या 24, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत प्रयोग आय पीडीआई एक डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको जीएसटी। गैर कर क्या है? तो जीएसटी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, शरीर के संपर्क में स्प्रिंट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अत्यंत वाष्पशील है। देखिए, स्प्रिंट मतलब क्या होता है? परफ्यूम। परफ्यूम जब हम शरीर पर छिड़कते हैं तो क्या होता है? तो ठंडक महसूस दिलाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रभावित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सूर्य जो है ना, तो पूरा ऊर्जा मतलब एनर्जी कितना? तो 100% एनर्जी देता है। 100% क्या करता है? पेड़ पौधा क्या करता है? तो 100% जो एनर्जी होता है ना, तो ये ग्रहण करता है, लेकिन यूज करता है कितना? तो इस 100% का 1% ही एनर्जी क्या करता है? यूज करता है, जिससे ये क्या करते हैं? तो खाद्य ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है। 1% एनर्जी को क्या करते हैं? तो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न संख्या 29, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 सूची 2, एक तरफ धातु दिया हुआ है, इससे संबंधित रोग कह रहा है। कैडमियम के अधिकता से यदि बॉडी में कैडमियम अधिक हो जाएगा तो कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। इटाई रोग के कारण क्या होता है? तो हड्डी में कमजोरी होता है। उसके बाद आर्सेनिक क्या है? तो शोषण संबंधित क्या है? समस्या है। आर्सेनिक के अधिकता से क्या हो जाएगा? शोषण संबंधित समस्या हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? तो मस्तिष्क में सूजन होता है। बेरियम के अधिकता से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो फेफड़े का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर। देखिए, यदि हमारे बॉडी में तांबे का अधिक 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 मात्रा हो जाएगा तांबे का, तो कौन सा रोग होगा? तो विल्सन रोग होगा। कौन सा रोग होगा? विल्सन रोग। जब पारा का मात्रा अधिक हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो मिनी माता रोग होगा, मिनी माता रोग। जब नाइट्रेट का अधिकता हमारे शरीर में बॉडी में बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग होगा? तो ब्लू बॉडी सिंड्रोम होगा। यदि हमारे बॉडी में लोहा एफी का क्या होता है? कमी होता है, तो कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यह भी आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल
के मध्य होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टरीकरण। एथीन अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH। जबकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। प्रश्न संख्या 31। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, उस प्रक्रिया को या उस बल को क्या कहते हैं? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। वांडर वाल्स बलों द्वारा क्या होता है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है? तो अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा होता है। प्रश्न संख्या 33। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। इसका कितना पार्ट होता है? तो इसका 4 पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मनुष्य मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति जीवाणु कारक के रूप में। मतलब ये प्रोटेक्शन के रूप में काम करते हैं हमारे बॉडी। प्रश्न नंबर 35। पौधे में रंध्रों का सूखना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर, स्फीति दाब पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? स्त्री केसर। प्रश्न संख्या 37। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह एक विषैले पदार्थ है, सही है। जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है, ये सही है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन क्या है? तो हमारा सही है। तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोसिन। हिस्टोसिन। प्रश्न संख्या 39। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव जालिका में। 40 नंबर प्रश्न। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो हो जाएगा संवहनीय ऊतक। देखिए, मनुष्य का जो संवहनीय ऊतक होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो लसिका और ब्लड, जिसको हम रुधिर बोलते हैं। जबकि जबकि पादप को पूछेगा, पादप का जो संवहनीय ऊतक होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम। फ्लोएम किसमें पाया जाएगा? तो पादप पादप ऊतक में। 41 नंबर प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार। देखिए, खुला बाजार बाजार का मतलब ये क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों हो, समझे? या क्रय क्रय या विक्रय, इसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? खुला बाजार परिचालन बोलते हैं, समझे? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय द्वारा। प्रश्न संख्या 42। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापोर समिति। प्रश्न संख्या 43। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो एच एच बरोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्मा स्थल माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 45। विश्व विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव जीव नहीं है बल्कि मन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी कहे थे। क्या कहे थे? तो स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है।
प्रश्न संख्या 48, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे। प्रश्न संख्या 49, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 50, HEPE का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीइथेन। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कुछ अस्मरणीय तथ्य इनको भी देख लेते हैं। कर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो दमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जूते हुए खेत का साक्ष्य का प्राप्त कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिलता है? तो जुता हुआ खेत। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त होता है तो कालीबंगा और लोथल दोनों से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से। युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से।